loop law is valid for any closed path that is potential is given in this path or only resistance एंड करंट। पिछला फर्स्ट पीरियड में भी इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ से देखेंगे इफ़ आई जी इक्वल टू जीरो यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो कॉमा देन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। आई जी जीरो है तो ब्रिज क्या होगा, बैलेंस ब्रिज कहलाएगा। देन द ब्रिज इज बैलेंस्ड या is said to be balanced and from equation फर्स्ट एंड सेकंड, ऊपर जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या कर देंगे, आई जी जीरो होने से क्या होगा, आई वन इक्वल टू आई थ्री हो जाएगा और आई टू इक्वल टू आई फोर हो जाएगा। आई जी इक्वल टू जीरो होने से इक्वेशन में आई जी की जगह पे जीरो रख देंगे तो फर्स्ट में हमारा आई वन इक्वल टू आई थ्री हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा आई टू इक्वल टू आई फोर। एंड फ्रॉम इक्वेशन थ्री आई जी वहाँ भी जीरो कर देंगे तो आई वन पी इक्वल टू आई टू एक्स हो जाएगा। एक्स रेसिस्टेंस है तो आई वन पी इक्वल टू आई टू एक्स, इसको हमने मान लिया 7 इक्वेशन मान लिया, जो भी आप लोग अपना मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फोर विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6 ऊपर में जो इक्वेशन है, तो I1 ब्रैकेट P प्लस क्यू इक्वल टू I2 ब्रैकेट R प्लस एक्स, इसको 8 मान लेते हैं। डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 7 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दो या जो भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि I1 से I1 कट जाएगा और I2 से I2 कट जाएगा और केवल रेसिस्टेंस बच जाएगा। तो I1 से I1 यहाँ पे कट गया और I2 से I2 कट गया, रेसिस्टेंस सिर्फ हमारा बच गया है ना, P प्लस क्यू बाई पी और R प्लस एक्स बाई एक्स। तो P बाई पी 1 हो जाएगा तो यही 1 हो गया, अब प्लस क्यू बाई पी हो जाएगा इक्वल टू R बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स 1 हो गया, 1 कट गया दोनों तरफ, यानी क्यू बाई पी इक्वल टू R बाई एक्स, या इसी को उलट देंगे तो P बाई क्यू इक्वल टू एक्स बाई आर। ये हो गया बैलेंस ब्रिज के लिए। अब ये हमारा एक क्वेश्चन ये है ना, I1 करंट है जो P पॉइंट की तरफ आ रहा है 8 एम्पियर है, I2 भी P पॉइंट की तरफ जा रहा है जो 6 एम्पियर है, रेसिस्टेंस R2 है ना, R1 R2 R3 R4 और I4 है, एरो दिया हुआ है ऊपर, और I3 है 10 एम्पियर, I3 10 एम्पियर। और फाइंड करना है I4 निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट लो, यानी टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग कौन कौन है, I4 प्लस I2 प्लस I1, या कह दो I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू हो जाएगा I3, क्योंकि I3 आउट गोइंग है, बाकी इनकमिंग था तीनों, और यहाँ से वैल्यू रख देंगे I4 निकल जाएगा। यहाँ पे निकाला हुआ है, अपना बना करके समझ सकते हैं। यार यहाँ से ये अपना निकाल लेंगे अपने हिसाब से, बहुत कष्ट है।
आंसर में हो गया 4 एम्पियर करंट अवे फ्रॉम पी, यानी कि अवे फ्रॉम पी यानी कि ये भी आउट गोइंग करंट हो गया। I4 का वैल्यू हमारा आ गया -4 एम्पियर। -4 मतलब कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो उल्टा लेना चाहिए, यानी करंट जो है वो पी से निकल रहा है, यानी पी से दूर जा रहा है, जो वैल्यू कितना है 4 एम्पियर है। ठीक उसी तरह से एक और रेसिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन है ये E2 है, फिर ये नीचे E3 है और नीचे में रेसिस्टेंस 6 ओम है ना, ऊपर में रेसिस्टेंस 4 ओम है, यहाँ पे करंट है 5 एम्पियर 3 एम्पियर और तो इधर है 2 एम्पियर 6 ओम है, फिर यहाँ पे है हमारा करंट 6 एम्पियर और 4 एम्पियर इधर जा रहा है, तो 2 एम्पियर इधर हो जाएगा करंट, और ये इस तरह का डायग्राम है ना। 2 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर इधर। ये 8 एम्पियर गलत से लिखा गया है, ये 8 ओम होगा। 8 ओम कर लो आप लोग, क्योंकि इधर वाले डायग्राम से हमको कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, फाइंड द PD across the condenser in the STD state। फाइंड द PD across the condenser in the STD state, यानी कि हमको ये जो कंडेंसर देख रहे हैं C जो 6 माइक्रोफैरेड है, ये STD स्टेट में है ना। STD स्टेट में देख लो अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से देख लो। STD स्टेट में वोल्टेज क्या होगा कंडेंसर के एक्रॉस। और क्वेश्चन एक और आप अपने से जोड़ लो कि एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर, यानी फाइंड एनर्जी स्टोर इन कंडेंसर। तो कंडेंसर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ CV², हाफ इंटू CV²। आगे देखने का कोशिश करते हैं। तो चलो यहाँ देख लो, ये इन द STD स्टेट, इन द STD स्टेट, in the STD state, that is when the condenser is fully charged। तो कंडेंसर जो है जब फुल्ली चार्ज होएगा तो करंट नहीं जाएगा कंडेंसर में। द करंट सीज, करंट क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, मतलब अब उसमें करंट नहीं जाएगा। करंट सीज टू फ्लो थ्रू द, सीज टू फ्लो थ्रू द कंडेंसर, थ्रू द कंडेंसर। हेंस VM माइनस VD इक्वल टू 10 इंटू 2। अब VN माइनस VD 10, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब सोल्व कर देंगे। तो VM माइनस VN कर देना है, माइनस कर देना है, जो निकल गया। अब एनर्जी के बारे में बताया था, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर। अब देखो गड़बड़ होगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकता है। नंबर दिया है, नंबर है 7 9 9 1 1 2 4 6 5 9, 7 99 11 2 4 6 5 9। अब है एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV², हाफ C है 1 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि उधर 1 माइक्रोफैरेड था, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अब वोल्टेज 10 है तो 10 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दिए तो 5 इंटू 10⁻⁻5 जूल आ गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज ऑन द कंडेंसर, ऑन द कंडेंसर चार्ज निकालना है। मतलब ऊपर वाला ही क्वेश्चन है,
तो Q इक्वल टू होता है CV। तो Q दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड, सॉरी Q निकालना है तो C दिया हुआ है, कैपेसिटी C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड। अभी आया है 10, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 10⁻⁵ कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। अब करा है फाइंड VDK। तो VDK मतलब VD माइनस VK, VD माइनस VK। तो 4 × 8 32 वोल्ट हो गया। अपना देख लेंगे, अगर गड़बड़ है तो फिर मैं हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो देखो 6 वोल्ट है, जहाँ पे लिखा है 6 वोल्ट उस पॉइंट का 6 वोल्ट है, और इस वायर में करंट है I2, रेसिस्टेंस है 20 ओम R2। फिर नीचे देखो I1 है करंट, जो मानना है मान लो। R3 रेसिस्टेंस है 30 ओम और वोल्टेज है 5 वोल्ट। ऊपर में वोल्टेज है 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस है 10 ओम, करंट है I3। हमको P पे वोल्टेज निकालना है। फाइंड वोल्टेज एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। तो आप अपने हिसाब से जैसे इच्छा हो निकाल लो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये नीचे I1 है, I2 है, I3 है। तो I1 भी P के तरफ, I2 भी P की तरफ और I3 भी P की तरफ ऐसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो I1 + I2 + I3 = 0, क्योंकि तीनों क्या है? इनकमिंग करंट है, तीनों आ रहा है, तो सम 0 हो जाएगा। अब रिजल्ट जो भी हो, एरो देखो डबल एरो दिया हुआ है। I2 के एरो के फिर एक उल्टा एरो है, I3 के भी बगल में एक एरो उल्टा है। मतलब कि एक्चुअल में I3 और I2 जो होगा आउट गोइंग करंट होगा। यानी इस इक्वेशन से जो हमने माना है I2 I3 का एक्चुअल एरो वायर में, तो आंसर जो आएगा हमारा I2 I3 का वैल्यू वो निगेटिव में आएगा, तो समझेंगे कि उल्टा होगा। अब देखो V1 - V बाई R1, ये करंट I1 के लिए, करंट I1 जो होगा, I1 यहाँ देखो, I1 जो करंट होगा I1, तो करंट क्या होता है? वोल्टेज V/R। तो वोल्टेज क्या है हमारा? V/R में क्या हो जाएगा? तो करंट जा रहा है P के तरफ, समझना बात को। तो करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या हाई टर्मिनल टू लो पोटेंशियल, या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा जो है P की तरफ जा रहा है, यानी P इज लो पोटेंशियल, P इज लो पोटेंशियल। तो 5 माइनस, यानी V1 - V, V1 हमारा 5 है, तो V1 - V, हाई माइनस लो हो गया, V1 - V बटा R1, R1 हो गया 30। मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी अपना डायग्राम खुद से बना के देखो। फिर यहाँ पे अगर R2 वाला का V2 कहते हैं तो V2, तो V2 हो जाएगा 6। देखो फिर क्या है, हमने जो माना है, जो हमने माना P इज लो पोटेंशियल, तो 6 - P बाई R2, देख लो अच्छे से। फिर इधर V3, तो V3 मान लिया, तो V3 - V, V जो है पोटेंशियल एट पॉइंट P, अब V3 के जगह पे 10 रख देंगे। अब बाई R3, R3 10 = 0, यानी टोटल करंट को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। हमको V1 V2 V3 मालूम है, R1 R2 R3 मालूम है, वैल्यू रख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके बाद है हमको निकालना है, अगला क्वेश्चन है फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। हमको हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड निकालना है, यानी तीनों में, पिछले वाला क्वेश्चन में H1 H2 H3 निकालना है। H1 H2 H3, यानी R1 में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, R2 में कितना, R3 में कितना। तो H1 हो जाएगा क्या? I1² × R1। बस इसको हमने जो भी निकाला इसको वैल्यू बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा।